जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई 3 साल का वक्त कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता, एक लंबा वक्त होता है। और यकीन मानिए इतने ही वक्त के बाद में पाकिस्तान को जीत नसीब हुई है। करीब 1300 दिनों के बाद में आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ, इन ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में खेला जा रहा है, उन सब में कुल मिलाकर पाकिस्तान 3 साल बाद जीता है। वो ठीक है कि इन्होंने पहले टेस्ट मैच की पिच को ही दूसरी बार फिर से यूज कर लिया। वो ठीक है कि इन्होंने अपने हिसाब से पिच को इतनी बुरी तरीके से डैम्प किया कि कैसे भी करके स्पिन करी जाए। मुद्दा यह है कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत लिया। मैं देख रहा था अभी सोशल मीडिया पर कई लोग आलोचना कर रहे थे कि यार पाकिस्तान ने तो अपने हिसाब से ही पूरी पिच बना ली और उसके बाद उनके स्पिनर्स ने आकर विकेट निकाल लिए। तो मेरा मतलब बस ये है कि यार इससे क्या करना आपको। इवेंचुअली बात यह है कि उस टीम ने मैच जीता है। होम कंडीशंस का मतलब क्या होता है? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब कोई टीम इंग्लैंड खेलने के लिए जाएगी तो वो लोग ऐसी पिचेस देंगे या ऐसे ग्राउंड में मैच करवाएंगे जहां पर की बॉल स्विंग नहीं होगी? बिल्कुल वो ऐसी जगह पर मैच कराएंगे। या फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां पर पिच में पेस और बाउंस नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। भाई टीमें अपनी होम कंडीशन में अपनी स्ट्रेंथ भी खेलती हैं। अब वो बात अलग है कि एक समय पर जिस पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी पेस बॉलिंग रिवर्स स्विंग हुआ करती थी, आज की तारीख में वो नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं स्पिन के ऊपर ही डिपेंड हो चुका है। बस एक शर्मनाक बात यह रही, शर्मनाक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन शर्मनाक है, कि आप अपने यहां पर इतने टैलेंट की बात करते हो कि भाई हमारे यहाँ ऐसा टैलेंट है, हमारे यहाँ वैसा टैलेंट है, लेकिन उसके बाद जब आपको मैच जीतने के लिए किसी स्पिनर की जरूरत पड़ती है तब आप एक ऐसे स्पिनर को लेकर आते हो जिसकी की उम्र है 38 साल, और बमुश्किल ही उसने कुछ टेस्ट मैचेस खेले। तो आप एक बार खुद ही अंदाजा लगा लो कि आपके देश में आखिर कितना ही टैलेंट मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो ये टेस्ट मैच जीता है वो वाकई में अच्छे से जीता है और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलकर जीता है। मुल्तान में लास्ट टेस्ट मैच में 550 रन बनाने के बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान को पारी की हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद में उनके ऊपर काफी सवालिया निशान खड़े हो गए थे कि यार ये टीम आखिर क्या कर रही। टीम मैनेजमेंट ने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए, उन्होंने कुछ ऐसे अहम प्लेयर्स को बाहर बिठाया जिनको कि बाहर बिठाने की कल्पना पाकिस्तान में करना भी मुश्किल है। जैसे बाबर हो गया, नसीम हो गया, शाहिन अफरीदी हो गया। और ऐसे प्लेयर्स को बाहर निकालने के बाद जिन खिलाड़ियों को ये लोग अंदर लेकर आए उन्होंने वाकई में अच्छा परफॉर्म किया। चाहे आप कामरान गुलाम की बात कर लें, आप साजिद की बात कर लें, आप नुमान अली की बात कर लें, हर एक प्लेयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और हर एक प्लेयर ने बताया है कि भाई क्यों वो उस टीम में ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, इसी तरीके से एक टीम आगे बढ़ती है। और जब आपको एक टीम गेम खेलना हो तब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आखिर आप किस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कई लोग हैं जो इस बात से शायद एग्री नहीं करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक टीम के तौर पर अगर आपको किसी टीम को आगे प्रोजेक्ट करना है या उसको आगे बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं उसको वो ड्यू क्रेडिट तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो ये पाकिस्तान का स्कोर कार्ड है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और पाकिस्तान ने वाकई में आज देखिए इस मैच में टोटली जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उन्होंने बताया है कि भाई हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पर कैसे खेल सकते हैं, है ना। बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहेंगे, मैं जानता हूँ, उस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जरा पाकिस्तान की थोड़ी सी बात अच्छे से कर ली जाए। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट इनिंग के स्कोर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कामरान गुलाम को आपको नहीं भूलना चाहिए। नो डाउट साजिद ने और नुमान अली ने बहुत शानदार बॉलिंग करी है, बट जिस पॉइंट पर कामरान गुलाम बैटिंग करने के लिए आया था ना, ये वो पॉइंट था। 19 रन पर 2 विकेट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 19 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे जिस टाइम पर कामरान गुलाम बैटिंग करने आया था। और उसने सैम अयूब के साथ मिलकर ऑलमोस्ट 149 रन की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करी थी, जिसने कि पाकिस्तान को वो 19 रन पर 2 विकेट वाली सिचुएशन से बाहर निकाला था और एक कमांडिंग पोजीशन में ले आकर बिठाया था। और उस समय पर यह बात सर्टेन थी कि पाकिस्तान जितना बड़े से बड़ा स्कोर बनाएगा उनके लिए ही आसान रहेगा इंग्लैंड को अंडर प्रेशर लाना। क्योंकि पाकिस्तान की एक और बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जब बात सेकंड इनिंग की आती है तब ये लोग बहुत जल्दी क्रम्बल कर जाते हैं और उस क्रम्बल करने के कारण कई बार इनके साथ और भी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। अब देखिए इस बारे में कहने को तो हम लोग बहुत सारी बातें बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में ये कमी थी, पाकिस्तान में वो कमी थी, बट यहाँ पर आपको जहाँ पर उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है वहाँ पर तो हमें बात वैसी करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इनिंग में कहीं ना कहीं कामरान गुलाम जो था एक इनका अहम बैटर साबित हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे थ्रू आउट द लाइन रिजवान ने 41 खेले, आगा सलमान और आमिर जमाल ने यहाँ पर बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करी थी। इवन आमिर जमान और यहाँ पर नुमान अली ने मिलकर भी बहुत शानदार बैटिंग करी थी। और इन दोनों ने जो पार्टनरशिप करी थी 9th विकेट के लिए वो भी काफ़ी अच्छी थी, आप उसको कहीं से कहीं तक कम नहीं आंक सकते।
नुमान अली का यहाँ पर अगर हम रिकॉर्ड देखें तो आप देखिए अभी तक बंदे ने 15 टेस्ट मैच खेले हैं, 19 इनिंग में बॉलिंग करी है, हाँ सॉरी 28 इनिंग में बॉलिंग करी है और विकेट्स निकाले हैं 47। और आप सोचिए कि इन 47 विकेट्स में से 11 विकेट तो इसी मैच में आए। तो नुमान अली की भी किस्मत चमक गई है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जब इनके पास में ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं तो इनको रेगुलर बेसिस पे आप क्यों नहीं खिलाता है। बंदे की एज देखिए, यहाँ पर 38 ईयर्स की एज है बंदे की। और अगर हम टेस्ट डेब्यू की बात करें तो बंदे ने 2021 में टेस्ट डेब्यू किया था। ऑब्वियस सी बात है, कंटिन्यूसली खिलाया नहीं गया और उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट भी कम हो रहा था, शायद इसीलिए बंदा बाहर बैठा हो। लेकिन नुमान ने यहाँ पर आज वाकई में अपनी वर्थ प्रूव करी है कि क्यों उसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा एक टीम मेंबर के तौर पर किया जा रहा था। सिंपल सी बात यह है और इस बात को हमें सही में एक्नॉलेज भी करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी वो पूरी तरीके से बिखरी हुई बॉलिंग थी। जैक लीच और शोएब बशीर ने यहाँ पर बल्क ऑफ द बॉलिंग करी, 38 और 28 ओवर्स डाले। इसके अलावा मैथ्यू पॉट्स ने भी 26 ओवर डाले, मतलब एक तरीके से बिल्कुल घोड़े की तरह बॉलिंग कराई थी इन लोगों से। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग की, तो इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग में कहीं ना कहीं डकेट की अगर इस पारी को हम हटा दें 114 रन की, उसके बाद हर एक बैट्समैन यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया था। और ये स्ट्रगल वाकई में काफ़ी ज़्यादा थकाऊ थी इंग्लैंड के खुद के लिए, क्योंकि मेंटली वो लोग उस पोजीशन में नहीं थे कि वो अच्छे से कहीं पे बैटिंग कर पाएं। स्पेशली 211 रन के बाद से जो यहाँ पर इन लोगों का हुआ, आप देखिए 211 पर रूट आउट हुआ था तीसरे विकेट के रूप में, 224 पे चौथा, 225 पे पांचवा, 225 पे छठवा, 248 पे सातवां, 256 पे आठवां, 262 पे नवा, 200 उसके बाद थोड़ी सी एक 30 रन की पार्टनरशिप हुई और 291 पे जाके 10वां विकेट गिरा। मतलब 5-6 विकेट जिस तरीके से गिरे ना एक बंच में जो गिरे, वो वाकई में इंग्लैंड के लिए एक तरह से कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली ही बात थी। फर्स्ट इनिंग्स में आप देख सकते हैं 7 विकेट निकाले थे साजिद खान ने और नुमान ने निकाले थे 3 विकेट। दोनों ने मिलकर बल्क ऑफ द बॉलिंग करी थी, करीब 54 ओवर्स इन दोनों ने मिलकर एक साथ डाले थे और 10 विकेट निकाल कर दिए थे पाकिस्तान को। और इसी काम के लिए इनको टीम में लाए गए थे। समझने वाली बात यह है, पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स की बात करें तो ये तो नहीं कह सकते कि ये लोग बिल्कुल ही क्रम्बल कर गए या बिल्कुल ऑल आउट ही हो गए। 221 रन बनाए इन लोगों ने और कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर थ्रू आउट कंट्रीब्यूशन आया था। आगा सलमान यहाँ पर एक स्टैंड आउट बैट्समैन रहा 63 रन बनाकर। इवन अगर आप फर्स्ट इनिंग्स की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए आगा सलमान ने यहाँ पर भी 31 रन का कंट्रीब्यूशन दिया था। तो बंदे ने एक अच्छी पारी खेली थी और मुझे लगता है पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट भी हुआ था इस इनिंग से। यहाँ पर देखें तो इनकी बॉलिंग पूरी तरीके से एक तरीके से ऐसी थी कि हाँ ठीक है, बस चल रही है। शोएब बशीर ने यहाँ पर 4 विकेट निकाले थे, जैक लीच ने यहाँ पर 3 विकेट निकाले थे एंड ब्रैंडन कार्स को भी यहाँ पर 2 विकेट मिले थे और साथ ही साथ मैथ्यू पॉट्स को भी मिले थे। अब यहाँ पर अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग यहाँ देखेंगे, सेकंड इनिंग्स था, यहाँ पर आप देखिए कि लोगों को स्टार्ट तो मिला बट ये लोग स्टार्ट के साथ टिक नहीं पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए। इवन बेन स्टोक्स भी जिस बॉल पर आउट हुए, 36 बॉल में 37 रन बनाकर आउट हुए, नुमान अली की बॉल पर स्टेप आउट करके एक मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे जोरदार छक्का। एक ही बॉल के ऊपर बंदे का बैलेंस भी बिगड़ गया, बैट भी छूट गया और सबसे बड़ी बात आउट भी हो गया। कप्तान के तौर पर उस समय पर ऑब्वियस सी बात है डिफेंस करना काफ़ी दिक्कत वाला काम था, अटैक ही एकमात्र जरिया था। लेकिन स्वीप अगर आप अच्छा खेल पा रहे हो तो फिर मुझे लगता है आपको उसी के ऊपर स्टक रहना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान ने तीसरा कोई बॉलर यूज़ किया ही नहीं, सिर्फ साजिद और नुमान से यहाँ पर बॉलिंग कराई और दोनों ने मिलकर यहाँ पर पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को समेट दिया। नुमान अली ने यहाँ पर 8 विकेट निकाले, 2 विकेट यहाँ पर साजिद को मिले और एक शानदार जीत पाकिस्तान को दी है उनकी होम कंडीशंस में। तो ऑब्वियस सी बात है, तारीफ इतनी तो एटलीस्ट हम लोग कर ही सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की जीत रही है जो कि उनको 3 साल के बाद में नसीब हुई है। अब देखते हैं तीसरे टेस्ट मैच जो कि आई थिंक रावलपिंडी में होना है, उसमें कैसी क्या पिच तैयार होती है। पर एक बात तय है कि पाकिस्तान एक बार फिर से स्पिन की तरफ ही जाएगा। उनको पता है कि हमारे पास जीतने का सिर्फ यही तरीका है और अंग्रेज़ों को घेरने का एक ये बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।